हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा पर्यावरण सेक्टर से और पर्यावरण के 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर्यावरण चैप्टर को बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं कि क्या इससे प्रश्न आते हैं, तो आपको पता नहीं है। अभी जो नया ट्रेंड है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी के इस पर्यावरण सेक्टर से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इसे निश्चित रूप से देख लें और इस पूरे पर्यावरण के जितने भी चैप्टर आएंगे, 2-4 चैप्टर और आएंगे और पर्यावरण लगभग 8-9 चैप्टर में पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो उसको निश्चित रूप से तैयार रखें, क्योंकि चाहे आप किसी भी क्षेत्र के पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टीईटी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो, हर जगह इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण सेक्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओजोन परत। ओजोन परत आप लोगों ने वायुमंडल की परतों के दौरान भी पढ़ा होगा, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओजोन परत क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की अलग अलग परतें मौजूद है। इन्हीं परतों में एक परत है समताप मंडल, और इस समताप मंडल के मध्य एक ओजोन गैस की अत्यधिक मात्रा वाली परत है, जिसे हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। यह समताप मंडल के लगभग 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर बीच की जो रेंज है, उसमें यह पाई जाती है। तो कई बार तो एग्जाम में यही पूछा गया है कि ओजोन परत की परत जो है वो किस मंडल के दौरान पाई जाती है, तो समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम लोग मैप को समझ लेते हैं, तो आधा काम तो हमारा यही बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वायुमंडल की परतें। वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते हुए गैसों के घनत्व और उसके गुण के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला जो परत है उसे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। चौथा है आयनोस्फेयर, आयन मंडल। और 5वां है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। तो 5 परत है। ये परतों के क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी परतों के क्रम में क्षोभ मंडल के ऊपर जो परत है समताप मंडल, जो लगभग यहाँ पे ध्रुवों पे 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक और विषुवत रेखा पे 18 से लेके 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस परत के बीच में ये जो आप लाल कलर से देख रहे हैं, ये है ओजोन परत की सांद्रता। O3 यानी ऑक्सीजन के अधिक घनत्व वाले इस परत को ओजोन लेयर के रूप में जाना जाता है। इस ओजोन लेयर वाले परत से जुड़े हुए कई फैक्ट्स आपको आते हैं। क्या है इसका काम, क्या है? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। इसका 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है, जब जो 20 से 35 किलोमीटर के बीच एक अच्छे परत के रूप में। ऐसे तो यह 10 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में मौजूद है, लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा घनत्व या डेंसिटी ओजोन लेयर की कहाँ है, तो वह समताप मंडल के मध्य 20 से लेके 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और यह पूरे ओजोन की मात्रा का 90% भाग इसी समताप मंडल में पाया जाता है, लेकिन इसका 10% भाग क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, जबकि 10% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और यह क्षोभ मंडल में जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 काम करते हैं ग्रीन हाउस गैसों के रूप में, उसी तरह से ओजोन परत जब क्षोभ मंडल में ओजोन गैस के रूप में मौजूद हो, तो यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। लेकिन जब यही ओजोन समताप मंडल में मौजूद होता है, तो यह जीवन के सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। कैसे? समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत सूर्य से आने वाले यूवी किरणें, दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट किरणें, उन अल्ट्रावायलेट किरणों के लगभग 90 से 99% भाग को अवशोषित कर लेता है। इससे ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती हैं। परिणाम ये निकलता है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के पृथ्वी पर आने से जो गंभीर चर्म रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, इनसे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान होती है। यही कारण है कि इसे ओजोन परत को पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि सूर्य से आने वाले
अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करने के कारण ही ओजोन परत अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यह सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों के लगभग 93 से 99% भाग को अवशोषित कर लेता है, कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं। लेकिन बढ़ते समय में इसके परत की मोटाई कहीं कहीं कम होती जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज की बढ़ती मात्रा का संदेह बढ़ा है और यह एक विश्व स्तर पर समस्या का कारण बन गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को समझते हैं क्या है। तो पृथ्वी के वायुमंडलीय परत में ओजोन गैस की सांद्रता वाले परत को हम लोग ओजोन परत या ओजोन मंडल के रूप में जानते हैं। यह मुख्यतः समताप मंडल में पाया जाता है और लगभग पृथ्वी के 90% ओजोन भाग इसी मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच अत्यधिक मोटाई में मौजूद है। नॉर्मल मोटाई में यह 10 से लेके 50 के बीच है, लेकिन इसका 10% भाग क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है और यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर होने वाले गंभीर खतरनाक रोगों से बचाना है। तो ये हमने इस पार्ट को लगभग समझ लिया। अब आते हैं कि ओजोन परत से जुड़ी हुई समस्या कहां से उठी है। तो ओजोन परत का पतला होना इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसके पतले होने के कारण अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक आ सकती हैं, जो स्वास्थ्य की दिशा में और ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में खतरा बन सकते हैं। स्वास्थ्य के दिशा में मोतियाबिंद से लेकर के खतरनाक चर्म रोग से लेकर के कैंसर तक की गंभीर रोग के लिए ये उत्तरदायी हो जाता है और यही कारण है कि स्वास्थ्य की दिशा में ओजोन परत का पतला होना एक खतरा माना जाता है। दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग, आप पढ़े हैं कि पृथ्वी पर ऊष्मा का बढ़ना और पृथ्वी के टेम्परेचर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। तो जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, उसी प्रकार से अगर ओजोन परत की परत जो है अगर पतली होती है तो यह भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जितने नुकसान हैं, जैसे बाढ़ का आ जाना, मौसम में गंभीर बदलाव हो जाना, बर्फ का पिघल जाना, समुद्र के तल का ऊंचा हो जाना जैसे कारण भी ओजोन परत के कारण समस्या के रूप में आ सकते हैं। तो इससे दो समस्याएं हैं, पहला स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े सभी समस्या। अब आते हैं कि इस पूरे समस्या के मूल में कारण क्या है। कारण है कुछ ऐसे गैसें जो वायुमंडल के ओजोन परत तक पहुंचती हैं, उनसे अभिक्रिया कर ओजोन को यानी O3 को तोड़ करके क्लोरीन में बदल देते हैं, जिसके कारण ओजोन की परत पतली होती जा रही है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मूल रूप से जब पहुंचते हैं आकाश में तो O3 के साथ अभिक्रिया करते हैं और उसे क्लोरीन में बदलते हैं और इस तरह से ओजोन की परत जो है वो पतली होती जा रही है और यह सबसे बड़ा समस्या का कारण है। फिर आते हैं समस्या का क्षेत्र। अगर बात करें तो पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के चारों ओर ये परत मौजूद है। इस परत की मोटाई लगभग सभी जगह समान ही है, लेकिन इसी के बीच दक्षिणी ध्रुव के सामने ये जो ओजोन परत की मोटाई है ये कम होती जा रही है। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट हुई थी। तो ओजोन का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर है, जिसका पता सबसे पहले ब्रिटेन की टीम ने लगाया था। GMB डॉब्सन नाम था उनका और उसी के कारण डॉब्सन इकाई में नापा जाता है इस ओजोन की सांद्रता को यानी घनत्व को। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखेंगे कि समस्या का क्षेत्र क्या है। तो सबसे ज़्यादा अगर ओजोन परत के पतले होने की खबर है तो वो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर है। हालांकि हाल में ही कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया तो यह पाया कि जो तिब्बत का पठार क्षेत्र है उसके ऊपर भी ओजोन की लेयर पतली होती जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि समस्या क्या है, इस समस्या के मूल में कारण क्या है और समस्या का क्षेत्र कौन सा है। तो केवल इसी क्षेत्र में यह प्रभाव नहीं होगा बल्कि कई क्षेत्रों में प्रभाव होगा। हालांकि अंटार्कटिका क्षेत्र में पतले होने के कारण अंटार्कटिका में
बर्फ के पिघलने की घटना बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिलेगा। तो एक नुकसान यहाँ ये भी दिखता है। अब आते हैं संरक्षण के लिए प्रयास। तो ओजोन परत के पतले होने की खबर 1985 में विश्व स्तर पर सामने आई और वो ब्रिटिश टीम के द्वारा सामने लाई गई। इसके बाद वियना में एक बैठक 1985 में बुलाई गई, जो कि पहली बैठक थी, ज़्यादा सफल तो नहीं हुई, लेकिन इसमें जो सबसे सफल और सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो है 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा। इसमें ओजोन परत को लेकर के एक सबसे बड़े स्तर पर चर्चा किया गया और ओजोन परत से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। परिणाम ये निकला कि इसके कुछ सालों बाद 16 सितंबर, जिस दिन यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था, उसी दिन ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और 1994 से यह संरक्षण दिवस जो है अब तक मनाया जा रहा है और पिछला बीते वर्ष में भी यह मनाया गया और हर वर्ष ये मनाया जाता है। तो संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। इसकी सबसे अच्छा संरक्षण का उपाय है कि जो गैसें जैसे CFC गैस जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन परत को, उनका प्रयोग कम से कम किया जाए। इसी क्रम में वियना के हाल ही में हुए बैठक में एक मुद्दा उठा कि CFC के जगह पे HCFC का प्रयोग किया जाए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो ओजोन परत को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा और ओजोन परत के पतले होने की दर घट जाएगी। अब आते हैं कुछ अन्य बिंदु जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे ओजोन परत की मोटाई को माप डॉब्सन इकाई यानी डॉब्सन यूनिट में किया जाता है। मैंने अभी बताया था GMB डॉब्सन द्वारा इस परत के विषय में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की गई। यही कारण है कि डॉब्सन यूनिट के रूप में ही माप किया जाता है इस ओजोन परत की मोटाई का। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई का मापन किस में किया जाता है, तो डॉब्सन यूनिट में किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के अनुसार बदलते भी हैं। जैसे बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम हो जाती है। तो कई बार ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि किस मौसम में इसकी सांद्रता यानी मोटाई सबसे ज़्यादा होगी और किस मौसम में इसकी सांद्रता सबसे कम यानी वर्षा ऋतु में होगी। तो मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा और सबसे कम वर्षा ऋतु में होगी। अगर बात करें इस CFC गैस की जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है इस ओजोन परत को, तो इसको कहां से प्राप्त किया जाता है? CFC गैसें मूल रूप से जो प्रशीतक होते हैं, जो ठंडा करने वाले मशीन होते हैं, जैसे AC, फ्रीज और कुछ फोम बनाने वाले कारखाने, उन सब क्षेत्रों से मूल रूप से ये निकलते हैं। यही कारण है कि AC और फ्रीज के कारण ग्लोबल वार्मिंग की खतरा और ये ओजोन परत के पतले होने का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हैलोजन, N2O, CH3Cl आदि गैसें भी इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज़रूरत है इस दिशा में वैश्विक प्रयास को आगे बढ़ाने की और इस समस्या से मुक्ति पाने की, क्योंकि ये समस्या न केवल ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा है बल्कि मानव स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में जितने भी बैठक अब जो पर्यावरण से जुड़े हुए हो रहे हैं, तो अब अलग से बैठक नहीं बुलाई जाती है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ही ओजोन परत से संबंधित चर्चा भी कर लिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ओजोन परत के पूरे संरक्षण से संबंध में काफी कुछ समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या है ओजोन परत, कहाँ है ओजोन परत। तो ओजोन परत की स्थिति वायुमंडल के विभिन्न परतों में कहाँ पर है, अधिक सांद्रता, कहाँ है कम और कहाँ है थोड़े मात्रा में। तो ये समझ में आया। इसकी मात्रा को हमने देखा कि समताप में 90% और क्षोभ मंडल में लगभग 10% मौजूद है। अगर बात करें इसके पीछे समस्या क्या है, तो स्वास्थ्य और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। कारण में कुछ गैसें हैं जिनके कारण ओजोन के गैस के साथ अभिक्रिया होती है और उनकी मात्रा घटती जा रही है, जिससे ओजोन की परत पतली हो रही है।
उसके बाद समस्या के क्षेत्र में देखें तो मूल रूप से दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बात करें संरक्षण के प्रयास के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न में आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा, ये सबसे ज़्यादा। दूसरा, इसके लिए जो वैश्विक दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। अन्य बिंदुओं में हमने देखा कि ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। वहीं दूसरी ओर इसकी मोटाई मौसम के अनुसार बदलती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम होती है। CFC गैस जो इसके नुकसान पहुंचाने वाले गैस है वो मूल रूप से प्रशीतक अर्थात AC, फ्रिज आदि प्रशीतक से निकलते हैं। इसके अलावा फोम आदि के कारखानों से भी CFC गैस प्राप्त होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, N2O और CH3Cl आदि गैस भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। एक पौधा एडुटेरिया के नाम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।